हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी को माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के आगे के सेक्शंस इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम आगे के सेक्शंस इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डेफिनेशन क्लॉज तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम आगे सेक्शन 4 से लेके 18 तक पढ़ेंगे। इस वीडियो में जितने भी कवर हो जाएंगे उतने बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। और इसके अंतर्गत सेक्शन 4 आएगा और सेक्शन 4 से लेके 18 तक के सेक्शंस चैप्टर 2 में कवर होंगे। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जो माता पिता हैं और वरिष्ठ नागरिक है, इनके भरण पोषण की बात की गई है। ठीक है, तो जो माता पिता हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके पास 2 टाइप की संपत्ति है। पहली, जो इन्होंने स्वयं अर्जित की हो। दूसरी, जिनके की ये स्वामित्वधीन है, अर्थात इन्होंने स्वयं से कमाई हो या फिर इनकी पैतृक संपत्ति हो। ठीक है, अब ये दोनों ही संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे? इनके पास क्या उपाय है? तो ऐसी स्थिति में इनके पास उपाय है कि ये आवेदन करेंगे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब किसके विरुद्ध आवेदन करेंगे? तो जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, वो अपने एक या एक से अधिक बालक के विरुद्ध एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बस वो बालक जो है वो माइनर नहीं होना चाहिए, अवयस्क नहीं होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो नातेदार हैं, ठीक है, अब जो वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो निसंतान हैं, चाइल्डलेस हैं, अर्थात उनके कोई बच्चे नहीं हैं। अब वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? हम पढ़कर आए थे 2H में वरिष्ठ नागरिक डिफाइन किया गया है। जो 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक की आयु जिसने प्राप्त कर ली हो, वो वरिष्ठ नागरिक कहलाता है। ठीक है, तो अब वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में वरिष्ठ नागरिक किसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल करेंगे? तो वरिष्ठ नागरिक की कोई संतान नहीं है, तो उसके नातेदार तो हैं। तो नातेदार एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो उनके विरुद्ध वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। नातेदार डिफाइन किया गया है 2G में। ठीक है, तो नातेदार के विरुद्ध एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस के लिए। अब ये जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं ना, ये भरण पोषण के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सबसेक्शन 2। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि कोई वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, अब वरिष्ठ नागरिक के प्रति बालक या नातेदार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये बताया गया है सबसेक्शन 2 में। तो सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है कि बालक या नातेदार की वरिष्ठ नागरिक के विरुद्ध इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो बाध्य हैं कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें। इतना भरण पोषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो बालक और नातेदार। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो माता पिता हैं, उनके विरुद्ध, उनके लिए बालक की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो माता पिता या पिता या दोनों के लिए बालक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें। इतना भरण पोषण तो वो करे उनका। ठीक है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बालक की बनती है। अब हम आ जाते हैं सबसेक्शन 4 में। ठीक है, तो 4 में ये बताया गया है कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो वरिष्ठ नागरिक है। ठीक है, अब कोई नातेदार है, नातेदार के पास पर्याप्त संपत्ति है, संपत्ति से एकदम संपन्न है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करे। लेकिन किस स्थिति में करेगा वो वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण? जबकि वो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति से या वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को वसीयत में प्राप्त करने का अधिकारी है।
तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वरिष्ठ नागरिक का उस संपत्ति से भरण पोषण करे। अब यदि एक या एक से अधिक नातेदार हैं तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपात में बनती है कि वो वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करें, क्योंकि वो सभी वसीयत में वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अनुपात में भरण पोषण करें। 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, आधा आधा कर लें, तीनों मिलकर कर लें भरण पोषण, क्योंकि तीनों ही उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाले हैं। तो सेक्शन 4 में यही बताया गया है। अब इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है, तो सेक्शन 4 में बात की गई है। उसके बाद माता पिता या वरिष्ठ नागरिक किसके विरुद्ध एप्लीकेशन फाइल करेंगे, तो बालक के विरुद्ध करेंगे जो माइनर नहीं होना चाहिए, और नातेदार के विरुद्ध कर सकते हैं अगर वो वरिष्ठ नागरिक जो है वो निसंतान है तो, ठीक है। उसके बाद बालक और नातेदार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और इतना उनका भरण पोषण करें कि वो एक साधारण जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है। उसके बाद नातेदार जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वरिष्ठ नागरिक के प्रति, अगर वो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करें। तो सेक्शन 4 में इतना ही है और इतने ही क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन 4 से, अगर बनेंगे तो, ठीक है। तो सेक्शन 4 हमारा कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में भरण पोषण के लिए आवेदन की बात की गई है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो भरण पोषण कर रहे थे वो कौन कौन थे, तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो भरण पोषण कर रहे थे वो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक वो भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अक्षम है, इनकैपेबल है, नहीं कर सकता, तो उसकी तरफ से कोई प्राधिकृत व्यक्ति या कोई संगठन आवेदन कर सकता है। और थर्ड ये है कि जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल है, वो स्वयं स्वप्रेरणा से भी संज्ञान ले सकता है। तो ये 3 पॉइंट बताए गए हैं सेक्शन 5 में। तो फ्रेंड्स, हम जो सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं और सेक्शन 5 में 8 सब सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं हर सब सेक्शन के बारे में आपको बता दूंगी डिटेल से। उसके बाद इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा एंड में वो भी बता दूंगी। इस तरीके से हमारा सेक्शन कवर हो जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे संगठन की डेफिनेशन। तो संगठन की डेफिनेशन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत या फिर किसी अन्य विधि के तहत स्वैच्छिक संगम यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल है वो बालक या नातेदार के विरुद्ध ऐसा आदेश करेगा, ऐसा अंतरिम आदेश देगा, ठीक है। इंटरिम ऑर्डर फाइल कर रहा है सबसेक्शन 2 में कि कब कर रहा है, जब मंथली अलाउंस पे करने की कार्रवाई जो है वो लंबित है, यानी मासिक भत्ता जो देना है उसकी कार्रवाई लंबित है। तो उस दौरान वो इंटरिम रिलीफ दे देगा, इंटरिम ऑर्डर देगा बालक और नातेदार के विरुद्ध और माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के फेवर में, ठीक है। और ऐसा आदेश पारित करेगा इन बालकों के प्रति या नातेदार के प्रति कि ये अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण करें, उन्हें मासिक भत्ता दें, मंथली अलाउंस पे करें, ठीक है। और इसके लिए वो इंटरिम ऑर्डर जारी करेगा, कौन, ट्रिब्यूनल। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो आवेदन दिया गया था ना, तो जो आवेदन दिया गया था अब वो आवेदन की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। अब वो बालक या नातेदार को आवेदन प्राप्ति की सूचना दे दी गई है, ठीक है, कि उनको आवेदन मिल गया है, इसकी सूचना दे दी गई है, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दे दिया गया है। उसके बाद अब भरण पोषण की रकम अवधारित की जाएगी, डिटरमाइन की जाएगी कि कितनी भरण पोषण की रकम वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को देनी है। तो इसकी जांच ट्रिब्यूनल कर सकेगा। ये बात सबसेक्शन 3 में की गई है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि भरण पोषण की जो ये कार्रवाई चल रही थी ना, अब इसका ऑर्डर दे दिया गया है, आदेश की तामीली हो गई है। तो आदेश की तामीली के 90 दिनों के भीतर ट्रिब्यूनल इस मामले को निपटा देगा।
अब यदि किसी कारणवश कोई देरी हो जाती है, कोई असाधारण परिस्थितियां हो जाती हैं, तो ट्रिब्यूनल 30 दिन की अवधि और बढ़ा सकेगा, उसमें उसको फिनिश कर देगा इस मामले को, इस मैटर को। हमारा सबसेक्शन 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है कि सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो भरण पोषण का आवेदन है ना, वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध भी किया जा सकता है। अब यदि कोई अन्य व्यक्ति भी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनका भरण पोषण करे, तो उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके परंतुक में ये कहा गया है कि बालक या नातेदार के विरुद्ध तो एप्लीकेशन फाइल की गई है, लेकिन बालक या नातेदार के साथ साथ कोई अन्य व्यक्ति भी है जो भरण पोषण करने का दायी है, उसको भी पार्टी बनाया जा सकता है बालक और नातेदार के साथ में। तो सबसेक्शन 5 में यही बात की गई है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि जो ये भरण पोषण का आदेश किया गया था ना, वो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया था। अब क्या हुआ कि उनमें से जब ये आदेश लंबित था और इसका भरण पोषण संदाय किया जाना था या करना था, तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो बाकी के व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बाउंड है, तो उनको तो भरण पोषण देना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति मर गया तो मर गया, बाकी के जो हैं उन पर तो कार्रवाई चलेगी ना, वो थोड़ी ना कार्रवाई से मुक्त हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति के मरने का और बाकी के व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्रवाई वैसे ही चलेगी भरण पोषण की। तो ये सबसेक्शन 6 में कहा गया है। तो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 में ये कहा गया है कि जो भरण पोषण और जो कार्रवाई चल रही है, अब इसके जो खर्चे हैं, जो मंथली अलाउंस है, इसके जो खर्चे हैं, अब खर्चा तो देना पड़ेगा उठाने में, वो अपना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, माता पिता या नातेदार जो भी हैं, तो उनको ये खर्चे या जो अलाउंस है, भत्ता है, मासिक भत्ता है, वो तब मिलेंगे जब उन्होंने आवेदन किया है, तब से संदेह होंगे, तब से उनको दिए जाएंगे जब उन्होंने आवेदन किया है उसके बाद से। तो फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 7 में ये पढ़ रहे हैं कि भरण पोषण की कार्रवाई के लिए या फिर कोई भत्ता है उसके लिए आदेश किया जाता है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो भरण पोषण या कार्रवाई के लिए ये जो खर्चे हैं तब से दिए जाएंगे जब से आवेदन किया गया था। ठीक है, कोर्ट का आदेश मिलने के बाद। ठीक है, तो यही बात की गई है सबसेक्शन 7 में कि जो भरण पोषण है या कार्रवाई है, अब उसके खर्चे उन व्यक्तियों को देना है, क्योंकि ये भरण पोषण या कार्रवाई ये जो वो कर रहे हैं, इसके खर्चा उठाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, तो अब वो कार्रवाई के लिए भी खर्चा मांग रहे हैं, या कोई भत्ता है जो भी उनको चाहिए है, तो इसके लिए उन्होंने आवेदन किया था। अब आवेदन किया था, उसके बाद ऑर्डर आ गया कोर्ट का, तो उसके बाद वो खर्चे उनको संदेह किए जाएंगे मतलब पेबल होंगे, दिए जाएंगे। तो ये बात सबसेक्शन 7 में की गई है। सो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 में ये कहा गया है कि यदि बालक या नातेदार के विरुद्ध ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, अधिकरण के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, अब उनके पास कोई हेतुक नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उन्होंने ये काम क्यों नहीं माना, कोर्ट का न्यायालय का अधिकरण का ये आदेश क्यों नहीं माना, ट्रिब्यूनल का ये ऑर्डर क्यों नहीं माना उनके पास कोई पर्याप्त हेतु या कारण ही नहीं है कि उन्होंने उनके आदेश का उल्लंघन क्यों किया, क्यों अपना काम करने में असफल रहे, तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, वारंट इशू किया जाएगा। ठीक है, और फाइन लगा जाएगा उस दिन से, जिस दिन से आदेश किया गया है और उन्होंने उस आदेश का उल्लंघन किया है। अब वो जो आदेश किया गया था और उस फाइन को उद्ग्रहण करने के लिए, मतलब उस फाइन को लेने के लिए उन पर वारंट की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और वारंट की कार्रवाई होने के बाद उनको उस महीने का हर प्रत्येक महीने का संपूर्ण खर्चा उनको देना होगा। ठीक है, जिनसे जो उनसे मांगा गया था संपूर्ण देना पड़ेगा, और जो भाग उन्होंने नहीं दिया है उसके लिए उनको 1 महीने का कारावास दिया जाएगा। 1 महीने का कारावास भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने जो भाग नहीं दिया है और जितना दे दिया है उतना ठीक है, और जितना नहीं दिया है, असंदिग्ध भाग जो उन्होंने नहीं किया है, तो उसके लिए उनको 1 महीने का कारावास भुगतना पड़ेगा, जो भी पहले हो जाए। यदि वो शीघ्र ही सारी राशि जमा कर देते हैं, अलाउंस या भत्ता जो भी देना है उनको वो दे देते हैं, तो फिर
कार्रवाई नहीं की जाएगी, कारावास में नहीं रखा जाएगा, और यदि नहीं देते हैं तो कारावास भी दिया जाएगा 1 महीने का। तो जो भी कार्रवाई पहले की जाएगी वही दंड दिया जाएगा। तो इसके परंतु में ये बात की जा रही है कि ये जो रकम है उसकी वसूली के लिए जो वारंट है वो तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि आदेश की तारीख से, मतलब जो ये रकम है जब वो उद्ग्रीण होनी थी, यानी कि जब वो ड्यू होनी थी, जब ड्यू डेट पास आने वाली थी, उसके 3 महीने के अंतर्गत कोर्ट में आवेदन ना कर दिया उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति को जिसको अलाउंस लेने, उसको अधिकरण में यानी ट्रिब्यूनल में आवेदन करना पड़ेगा 3 महीने पहले, 3 महीने के भीतर जब वो रकम ड्यू होने वाली होगी, जिस दिन उसको देना होगा उसे 3 महीने के अंदर उसको फाइल भी करना पड़ेगा आवेदन। ठीक है, और अगर फाइल कर देगा तो फिर जो रकम उसने संदत्त नहीं की है उसके लिए वारंट इशू हो जाएगा और फिर सारी रकम संदत्त करवा ली जाएगी। तो 8 का जो प्रोविजन है ये भी कवर हो गया। तो इस तरीके से इस सेक्शन में सेक्शन 5 में पूरे 8 सब सेक्शन है, और इससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि इस मामले को, ये अलाउंस की बात की जा रही है, ये भत्ते वाली बात की जा रही है, ये जो भत्ता देने का मंथली अलाउंस देने का ऑर्डर किया जा रहा है, इस मामले को कोर्ट कितने दिन के भीतर सुलझा देगा, निपटा देगा? तो 90 डेज़ के भीतर। और यदि कोई असाधारण परिस्थिति हो जाती है तो 30 दिन और बढ़ा सकता है। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का मतलब अधिकरण के आदेश का उल्लंघन करता है, अर्थात जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसके आदेश का उल्लंघन करता है, तो फिर उसको हर मतलब प्रत्येक दिन से फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन लगाया जाएगा। फाइन लगाने के लिए वारंट इशू होगा, और जितना उसने नहीं दिया है उसके लिए 1 महीने का कारावास भी भुगतना पड़ेगा। और इस सब की कार्रवाई के लिए वो जो व्यक्ति है जिसको अलाउंस चाहिए उसको 3 महीने के भीतर आवेदन भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन इस सेक्शन से बनेंगे। तो सेक्शन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 की जो हेडिंग है वो बात कर रहे हैं अधिकारिता और प्रक्रिया। ठीक है, सेक्शन 6 में अधिकारिता और प्रक्रिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है सबसेक्शन 1 में इसके कि जो बालक है या नातेदार है उसके विरुद्ध आदेश देने, मतलब ये आवेदन कर दिया है सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। अब आवेदन करने के बाद बालक या नातेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी जिले में की जाएगी, मतलब कि जहां वह निवास करता है या अंतिम बार उसने वहां निवास किया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि बालक या नातेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन किया गया था उनके विरुद्ध, तो अब अधिकरण ये चाहता है कि उनकी उपस्थिति हो। ट्रिब्यूनल ये चाहता है कि वो न्यायालय में उपस्थित हो, तो इसके लिए बालक या नातेदार के विरुद्ध आदेश का जारी करेगा कि वो कोर्ट में आके, न्यायालय में आके उपस्थित हो। तो ये सबसेक्शन 2 में कहा गया है। सबसेक्शन 2 में यही कहा गया है कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन प्राप्ति के बाद बालक या नातेदार के विरुद्ध अधिकरण ये चाहता है कि कोर्ट में, न्यायालय में उनकी उपस्थिति हो, इसके लिए वो आदेश का जारी करेगा। सिर्फ इतना ही कहा गया है सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि बालक या नातेदार के विरुद्ध आदेश का जारी करने के लिए जो अधिकरण है उसको सीआरपीसी के तहत जीएमएफसी की पावर होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर होगी, ये कहा गया है सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि भरण पोषण के लिए बालक और नातेदार के विरुद्ध आदेश किया गया है। इनके विरुद्ध आवेदन भी किया गया था, तो अब इनके लिए आदेश किया गया है। तो जो साक्ष्य न्यायालय में लिए जाएंगे, कोर्ट में लिए जाएंगे, वो बालक या नातेदार की उपस्थिति में लिए जाएंगे। और समन मामलों के लिए भी प्रिस्क्राइब रीति से जो साक्ष्य हैं वो अभिलिखित किए जाएंगे, समन मामलों के लिए भी, और जो साक्ष्य हैं वो उनकी उपस्थिति में लिए जाएंगे। ठीक है, क्यों, जिनके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, बालक और नातेदार के विरुद्ध। तो सबसेक्शन 4 में यही कहा गया है। सबसेक्शन 4 का एक परंतुक भी है, उसमें ये कहा गया है कि यदि न्यायालय का ये समाधान हो जाता है, यदि अधिकरण का ये समाधान हो जाता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये जो बालक या नातेदार हैं जानबूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जानबूझकर तामीली से बच रहे हैं, जिससे अधिकरण का, ट्रिब्यूनल का समय बर्बाद हो, जानबूझकर नहीं आ रहे हैं,
तो फिर वो एक पक्षीय सुनवाई करने के लिए अग्रसर हो जाएगा और एक पक्षीय आदेश सुना देगा। ठीक है, नहीं आ रहे हैं मत आओ, जानबूझकर नहीं आ रहे हो आप, तो फिर हम एक पक्षीय ऑर्डर सुना देंगे, फिर बाद में आते रहना, कहते रहना कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बुलाया था तब नहीं आए ना आप, तो कोर्ट एक पक्षीय ऑर्डर सुना देगा अगर वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो। सबसेक्शन 5 में ये कहा गया है, जहाँ बालक या नातेदार भारत के बाहर रह रहे हैं, वहाँ अधिकरण द्वारा समन की तामील इस प्रकार प्राधिकृत की जाएगी जिस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में बताया जाए। तो सबसेक्शन 6 में ये कहा गया है कि अधिकरण धारा 5 के अकॉर्डिंग जो आवेदन किया गया था उसकी सुनवाई करने से पहले सुलह अधिकारी को मामला निर्दिष्ट कर सकेगा और सुलह अधिकारी 1 महीने के अंतर्गत अपना निष्कर्ष दे सकेगा। अगर उसका निष्कर्ष आने के बाद अधिकरण को सही लगता है तो वह उस निष्कर्ष को एक भाव में पारित कर सकेगा, अर्थात उस सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलह हो जाती है तो फिर उस निष्कर्ष को एक भाव में पारित कर सकेगा। उस निष्कर्ष को भी सुना दिया जाएगा अगर उन लोगों में आपस में सुलह हो जाए और भरण पोषण आसानी से दे दिया जाए तो क्या ज़रूरत है कार्रवाई आगे करने की। तो ये सबसेक्शन 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसमें एक स्पष्टीकरण की बात और की जा रही है कि सुलह अधिकारी कौन होगा। तो ये स्पष्टीकरण में बताया गया है सेक्शन 6 के सब सेक्शन 6 के स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि सुलह अधिकारी कौन होगा। तो सुलह अधिकारी संगठन का प्रतिनिधि होगा। संगठन कहाँ डिफाइन किया गया था, 5 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में संगठन बताया गया है, उसका प्रतिनिधि होगा। या फिर सेक्शन 18 के तहत राज्य सरकार द्वारा अभिहित भरण पोषण अधिकारी, या फिर इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, तो ये समझे जाएंगे सुलह अधिकारी। ठीक है, सेक्शन 6 कवर हो गया है। तो सेक्शन 6 से जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले सुनवाई कहाँ होगी, किसी जिले में होगी, और कहाँ कहाँ हो सकती है, जहाँ पे वो बालक या नातेदार निवास करता है या अंतिम बार जहाँ उसने निवास किया है। उसके बाद कोर्ट को कौन सी पावर होंगी, मतलब अधिकरण को कौन सी पावर होंगी, तो CRPC के तहत GMFC की पावर होंगी। साक्ष्य कैसे लेगा वो, तो फिर साक्ष्य वो नातेदार या बालक की उपस्थिति में लेगा और उसकी उपस्थिति के लिए आदेश का भी जारी करेगा। उसके बाद सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन की सुनवाई करने से पहले क्या कार्रवाई करेगा, सुलह अधिकारी को सुन लेगा और सुलह अधिकारी अपना 1 महीने के अंतर्गत निष्कर्ष देगा। ठीक है, तो इसमें बस यही बताया गया सुलह अधिकारी कौन होगा, तो सुलह अधिकारी बता दिया स्पष्टीकरण में। यही सब क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन 6 से, तो हमारा सेक्शन 6 कवर। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में बात की गई है अधिकरण के गठन की, यानी ट्रिब्यूनल का गठन किया जा रहा है सेक्शन 7 में। तो ट्रिब्यूनल का गठन कौन करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, तो राज्य सरकार करेगी। तो राज्य सरकार कितनी करेगी, तो राज्य सरकार ट्रिब्यूनल का गठन हर एक उपखंड के लिए, यानी हर एक सब डिवीज़न के लिए एक या एक से अधिक अधिकरण का गठन कर सकेगी, या फिर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो आवेदन किया जाता है उसके न्याय निर्णयन के लिए अधिसूचना द्वारा जितने भी निर्दिष्ट किए जाएं, जितने भी स्पेसिफिक किए जाएं, उतने अधिकरण का गठन कर सकेगी। तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक उपखंड के लिए एक या एक से अधिक अधिकरण का गठन कर सकेगी, या सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग न्याय निर्णयन के लिए एक या एक से अधिक जितने भी अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, स्पेसिफिक किए जाएं, उनका गठन, अधिकरण का गठन कर सकेगी। तो ये सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में बताएगी। तो सबसेक्शन 2 में बात की गई है कि अधिकरण की अध्यक्षता कौन करेगा। तो अधिकरण की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी से अन्यून पंक्ति का अधिकारी नहीं करेगा, उससे ऊपर ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो करेगा इसकी अध्यक्षता। नेगेटिव में बात की गई है, यानी कि बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सबसेक्शन 2 में कहा गया है। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि किसी क्षेत्र में जहाँ जो अधिकरण है वो एक या एक से अधिक गठित किए जाते हैं, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट साधारण या विशेष ऑर्डर के द्वारा कारोबार का वितरण कर सकेगी कि किस तरीके से कारोबार चलाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, उसका वितरण कर सकेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा सेक्शंस कवर हो गया है। इसमें कुछ नहीं, सेक्शन 7 में बस यही पूछा जाएगा
कि अधिकरण का गठन कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। एक या एक से अधिक भी हो सकता है, बस इतना ही, बाकी का और कुछ नहीं पूछा है। तो सेक्शन 7 कवर हो गया। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि जांच में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाया जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेडिंग से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जांच में कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन किया गया था ना, उसकी जब वो जांच करेंगे ना, तो उसमें समरी ट्रायल, समरी प्रोसीजर अपनाया जाएगा, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में यही कहा गया है। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि जांच में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाया जाएगी। ठीक है, तो इसकी हेडिंग से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि वो ये पूछ रहे हैं कि जांच में कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आवेदन किया गया था ना, उसकी जब वो जांच करेंगे ना, तो उसमें समरी ट्रायल, समरी प्रोसीजर अपनाया जाएगा, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सेक्शन 8 के सबसेक्शन 1 में यही कहा गया है। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि वो बताती हूँ। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो अधिकरण है वो शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों की परीक्षा कराने, या साक्षियों के पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं या भौतिक पदार्थ हैं उनको लेने, ठीक है, उनकी जांच करने, या कोई अन्य चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, या फिर जैसा भी प्रिस्क्राइब किया जाए, उन सब के लिए अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और सीआरपीसी के सेक्शन 195 और चैप्टर 26 के अकॉर्डिंग अधिकरण सिविल न्यायालय ही समझा जाएगा, ये कहा गया है 8 के सबसेक्शन 2 में। अब ये जो अधिकरण है वो क्या करेगा कि वो जो भी भरण पोषण के लिए दावा कर रहे हैं उनके न्याय निर्णय के लिए, उनकी जांच के लिए एक या एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त कर सकेगा जिन्हें विशेष ज्ञान हो। ठीक है, जिनके पास जांच से सुसंगत किसी भी विषय का विशेष ज्ञान हो, उन व्यक्तियों को चुन सकेगा जांच करने के लिए अधिकरण। ठीक है, तो यही बात की जा रही है सबसेक्शन 3 में। देखो, अधिकरण से जो कोई भरण पोषण का दावा करेगा उसके न्याय निर्णय के लिए, ठीक है, और अधिकरण अपनी सहायता के लिए, जांच में अपनी सहायता के लिए जांच से सुसंगत विषयों का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को चुन सकेगा, ठीक है, और सहायता ले सकेगा। ये बात सबसेक्शन 3 में कही गई है। इस तरीके से अगर इस सेक्शन 8 हमारा कंप्लीट होता है और सेक्शन 8 से यदि कोई क्वेश्चन बनता है कि तो ये बनेगा कि किस प्रकार का प्रोसीजर अपनाया जाएगा जांच में, तो समरी प्रोसीजर अपनाया जाएगा, संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करेंगे, आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।